अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से, उसके साथ साथ जो मुल्तान और मुल्क की सियासत का जो पारा हाई है, इन सारे मामलात पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म MNA मलिक अहमद हुसैन डेयर। हम उनसे जानेंगे कि मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से उन्होंने काफ़ी आवाज़ बुलंद की और इस हवाले से हमने एहतजाज भी देखे और उनकी जानिब से एक बार इस्तीफ़ा देने की भी कोशिश की गई। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का क़याम तो अमल में लाया गया, ऐलानात किए गए, लेकिन कब तक मुकम्मल तौर पर ये इस्टेब्लिश हो जाएगा, आज हम ये सवालात जानेंगे। और उसके साथ साथ जो मुल्तान की मकामी सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात हैं उनके हवाले से भी हम उनसे जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मलिक अहमद हुसैन डेयर। ये सब सबसे पहले खुशामदीद, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सुनाए आजकल क्या चल रहा है? आजकल तो कोरोना ही कोरोना है जी। आजकल SOPs के हवाले से और मामला ज़्यादा इस हवाले से इशूज़ हैं। उससे अगर हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से, आप काफ़ी एक्टिव नज़र आए। हमने आपको देखा कि आपके बयानात खुल के सामने आ रहे थे और आपने कहा कि मुल्तान के जो हकूक़ हैं उन पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ऐलानात हो गए, लेकिन अभी तक आप उसके बाद मुकम्मल खामोशी है, इसकी क्या रीज़न है? ये जो आपने क्वेश्चन किया है, मैं इसके बारे में पहले थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि हम जो पॉलिटिशियंस हैं हमें क्यों बनाया जाता है। वाई वी आर इलेक्टेड MNAs एंड MPAs एंड सेनेटर्स, इसलिए कि वी शुड डिलीवर टू द मासेस। हम उस गरीब का ख्याल करें जिसके सर का कोई साई नहीं है। हम उनको सुख देने के लिए आते हैं। और मैं बहैसियत एक पॉलिटिशियन को, मैं सियासत को इबादत की सूरत में लेता हूँ और मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं वो अमल करूँ जिसमें मासेस तक हम डिलीवर करें। और इमरान खान का भी यही मिशन है और उसी मिशन पर मैं इमरान खान के साथ हूँ। जहाँ तक सेक्रेटेरिएट का मामला है, ये एक तारीख़ी काम मुल्तान में हुआ है जो यहाँ के वज़ीर आज़म भी नहीं कर सके और हमारे इमरान खान ने और हमारे भोले भाले उस वज़ीर आला ने कर दिया है कि ये सेक्रेटेरिएट नहीं है, ये सूबा है। ये ताजिर के लिए सूबा है, ये किसान के लिए सूबा है, ये गरीब के लिए सूबा है, ये जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट छोटे मुलाजमीन हैं, उनके लिए सूबा बन चुका है। आप समझते हैं कि सूबा बन चुका है, लेकिन जो अभी तक तैनातियाँ हुई हैं, जो सेक्रेटरीज मौजूद हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं है। सेक्रेटरी हेल्थ आपके हल्के में कितनी बार आए होंगे? सेक्रेटरी जो दीगर मौजूद हैं वो कितनी बार आपके पास आए? आपके हल्के में कितने डेवलपमेंट्स हुई है, किस सवाल? देखिए, मैं सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। रूल्स ऑफ बिजनेस अभी पेंडिंग है, उसके अलावा क्रिएशन ऑफ सीट्स अभी पेंडिंग है, उसके अलावा हाउसिंग के रेंट्स अभी पेंडिंग हैं। ये वो चीज़ें हैं जो तख्ते लाहौर से हमने लेके यहाँ आना है। अभी तख्ते लाहौर का वजूद है? तख्ते लाहौर का वजूद हमेशा रहेगा, लेकिन तख्ते लाहौर के वजूद से ये सेक्रेटेरिएट यहाँ लेके आना, मैं क्रेडिट इमरान खान और ख़ास तौर पर वज़ीर आला को दूंगा। और मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि मैंने वज़ीर आला साहब को कहा था कि अगर हम यहाँ के जो छोटे मुलाजमीन हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, यहाँ के छोटे उस्तानियाँ हैं, जब ये लाहौर जाती हैं तो ये यहाँ से कुछ बेच के जाते हैं और होटलों में रहते हैं और वहाँ इनको हैरेस किया जाता है। और यही चीज़ अगर बहावलपुर में शुरू हो गई तो हमारे यहाँ के लोग हैं जो सेंटर में है, जो आपका मुल्तान जिसकी अहमियत तारीख़ी है, सालों हज़ारों सालों की है, तो यहाँ अगर हमें यहाँ पे हमारे मुलाजमीन को और इनको हक़ नहीं मिलेगा तो वाई आई शुड बी MNA। मुझे कोई शौक़ नहीं है MNA रहने का, टेक माई रेजिग्नेशन। मुझे नहीं बनना ऐसा MNA कि मैं अपने लोगों के हकूक़ की हिफाजत नहीं कर सकता। इस मामले पे आपने वज़ीर आला पंजाब को अपना इस्तीफ़ा भी लिख के दिया। आपके मुखालफिन कहते हैं कि मलिक अहमद हुसैन ने सियासी छक्का लगाया था और सियासी स्टंट खेला, उनका इस्तीफे का कोई इरादा नहीं था, वो वैसी देखिए सियासी उनकी वो थी। मैं अपनी हर तकरीर में, हर कदम पे हस्बुनल्लाह व नेमुल वकील, नेमुल मौला व नेमुल नसीर, मेरी सियासत अल्लाह के भरोसे पे है। मुझे जो इज़्ज़त देनी है अल्लाह ने देनी है। मैं ये काम उस गरीब के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह के सहारे पे, इसलिए मुझे किसी से कोई डर नहीं है। मैं आपको ये बता रहा था कि वज़ीर आला साहब ने मुझे कहा कि तुम इस्तीफ़ा ना दो, मैं तुम्हें 8 महकमे यहाँ दिलवाता हूँ। और ये बात जब यहाँ पे इफ्तिताह हुआ, वज़ीर आला साहब ने मुझे अपने साथ खड़ा किया।
यहाँ जब सेक्रेटरीज़ की पहली मीटिंग हुई उसमें मैंने ये बात की, मैंने वज़ीर आला साहब का शुक्रिया अदा किया कि अब मैंने आपको इस्तीफ़ा दिया था, आपने मुझे कहा था मैं वज़ीर आज़म से मनवा के आपको 8 महकमे दूंगा और 8 महकमे वो मिले और उसके बाद मैंने वो इस्तीफ़ा फाड़ दिया वज़ीर आला के सामने। बात ये है मैंने दिखावे के लिए दिया है या मेरे इस्तीफ़े की वजह से अल्लाह की मेहरबानी से ये हुआ है, ये मेरा मामला मेरे गरीब की भलाई के लिए है। मैं अपने गरीब की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब इस वक्त जो रूल्स ऑफ बिज़नेस के मामलात हैं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वज़ीर आला साहब पर्सनल अपनी एफर्ट से इसको मुमकिन बना रहे हैं। आप समझते हैं कि इस पे काम जारी है? इस पे काम जारी है और ये एक प्रोसेस है और मैं आपको ये भी मुबारकबाद देता हूँ कि मुल्तान में जो सेक्रेटेरिएट है वो टेंडरिंग प्रोसेस में पहुँच चुका है, ज़मीन नाम हो चुकी है। ये ऐसे ख्वाब हैं जो यहाँ के गरीब, यहाँ के ताजर, यहाँ के वो तबके, यहाँ के सियासतदान हम ख्वाब देखा करते थे। देखें वज़ीर आला बनता रहेगा, यहाँ पे सरायकी सूबे नाम होते रहेंगे, जनूबी पंजाब नाम होते, लेकिन जैसे ही सेक्रेटेरिएट बना गरीब को दहलीज पर उसके हकूक मिलने शुरू हो गए, सूबा बन गया। और इसका क्रेडिट मैं इमरान खान को और ख़ास तौर पर वज़ीर आला को देता हूँ। ये कहते हैं ये भोला वज़ीर आला है, पिछला वज़ीर आज़म जो यहाँ का था वो ये नहीं करा सका। वज़ीर आला पंजाब मुल्तान के हवाले से एक जो आपके मुखालफिन भी वैसे ज़्यादा हैं, तो वो ये भी इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जब अभी ऐलान हुआ था तो मलिक अहमद हुसैन ने जाके अपनी ज़मीनों में बोर्ड लगा दिया, तो इस हवाले से वो अपना फ़ायदा सोच रहे थे, अपनी नस्लों का फ़ायदा सोच रहे थे। ये इल्ज़ाम आपके जो मुखालफिन हैं वो डिस्कस करते हैं, तो इन चीज़ों में कितनी सदाकत है? मेरे दादा की अल्लाह की मेहरबानी से 200 मुरब्बा ज़मीन थी, वो मुल्तान के तकरीबन हर तरफ है और उसमें से जो ज़मीन एक्वायर हो गई, जब्त हो गई, 1977 में काफ़ी सारी ज़मीनें हमारी एक्वायर हुई। मुल्तान में जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं उनमें मैं समझता हूँ 60% हमारी ज़मीनें हैं। ये जिस तरह भी मुल्तान के जाएंगे तो हर तरफ हमारे बुज़ुर्गों की ज़मीनें पड़ी हैं जो एक्वायर हुई हैं। तो खुशकिस्मती ये थी कि उस वक्त जितनी भी सरकारी ज़मीनें थी उनके ऊपर केस चल रहे थे और हमारी जो ज़मीन थी उसके ऊपर हमने इसलिए केस नहीं किए कि विमेन यूनिवर्सिटी हमारी उधर ही बनी, ये कचहरी जो है जो न्यू कॉम्प्लेक्स ये वहीं बनी, मुल्तान पब्लिक स्कूल वहीं पे बना। हमारी सोच ये है कि हुकूमत के जहाँ हुकूमत के मंसूबे आएंगे इस शहर इस मुल्क की तरक्की होगी, इसलिए हमने केस करके वो ज़मीनें उनके ऊपर स्टे नहीं लिए, बाकी हर जगह स्टे लिए हुए हैं। बाकी जो डिसीजन गवर्नमेंट का है कि उसने कहाँ सेक्रेटेरिएट बनाना है, ये इंतज़ामिया का और गवर्नमेंट का डिसीजन है। हमें तो सेक्रेटेरिएट चाहिए, अगर कहीं भी बना दें मुल्तान में, मुझे सेक्रेटेरिएट चाहिए जहाँ मर्जी बना दें। अच्छा, लास्ट में एक बात कर लेंगे सूबा महाज के हवाले से। हमने देखा कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन जब सेक्रेटरीट की बात की जाती है, जब जनूबी पंजाब सूबे की बात की जाती है तो अब खामोशी छाई रहती है सूबा महाज की जानिब से, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? मुझे शो कॉज दिया गया, मेरे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, मेरे अपने एमपीएस को मेरे खिलाफ किया गया। देखें मैंने आवाज़ किसकी उठाई? गरीब की आवाज़ उठाई, मुझे उसकी सज़ा मिली। मैंने कहा कि ये सारे जो साजिशें मेरे खिलाफ हुई हैं, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। हस्बुनल्लाह व नेमुल वकील, नेमुल वाला नेमुल नसीर। जिसका अल्लाह पे भरोसा हो उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बताऊं, मैं इमरान खान के विजन पे चल रहा हूं, मैं अल्लाह के सहारे पे चल रहा हूं। जिस दिन से मैंने अर्तगुल देखा है, मैंने लाइन सीधी कर ली है। अल्लाह के भरोसे पे गरीब के लिए मैं सियासत कर रहा हूं। मैं जहां भी जुल्म होता है मैं वहां डट जाता हूं और मेरा मकसद सिर्फ वही है, मेरा नज़रिया सिर्फ वही है कि मैं अपने इलाके को, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को रियासत मदीना की शक्ल में बनाऊं जो इमरान खान पाकिस्तान को बनाना चाहता है। हम ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्तान के एमपीएस के हवाले से, आपका जो ज़िले की क़यादत है उसके हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन आपने जाना, हम मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम बात करें मलिक अहमद हुसैन डेयर से, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, आप वो एमएनए हैं जिन्होंने अपना टिकट छीना, धरने देकर आपने एहतजाज किया, उसके बाद आपको टिकट मिला। इतना सब कुछ करने के बावजूद आपकी हल्के की आवाम आपके साथ थी। हमने देखा कई लोग दिन तक लोग मौजूद रहे। क्या आप समझते हैं कि आप अपनी हल्के की आवाम को डिलीवर कर पाए हैं? देखें, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि मेरे हल्के में झूठा पर्चा ना हो, किसी गरीब पे जुल्म ना हो,
और लॉलेसनेस ना हो। और ख़ास तौर पे मैंने इस बात की आवाज़ उठाई थी कुछ अर्सा पहले कि मुल्तान में पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी करप्शन हो रही है, और उसमें करप्शन आ जाती है आपके रेवेन्यू की। अब यहाँ पे कुछ ऐसे केस सामने आए हैं कि लोगों ने 2-2 कनाल गरीबों की ज़मीन, अंगूठे उनके नहीं लगे, उनके नाम से ज़मीन उतर गई है। इससे बड़ी करप्शन आज तक हमने नहीं सुनी। उसके अलावा पुलिस में ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि डकैतों को छोड़ने के ऊपर SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। मैंने तो कभी ऐसे नहीं सुना था। दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारे अपने जब MNAs, MPAs, मिनिस्टर करप्ट अफसरों को लगवाएंगे तो करप्ट अफसर क्या डिलीवर करेंगे? हमारे MNAs, MPAs के लोग करप्ट लोगों से बत्ते लेंगे तो क्या वो डिलीवर करेंगे? आप समझते हैं कि मुल्तान में ऐसे कुछ हो रहा है? मुल्तान में इस वक्त रेवेन्यू में जितनी करप्शन हो रही है आज तक नहीं हुई। मैंने ये बारहा कहा है, पुलिस में जो यहाँ पे ASI वगैरह या SI लग रहे हैं वो पैसे दे के लग रहे हैं। जो पैसे दे के लगेगा तो आगे जाके वो पैसे नहीं लेगा। इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखें, मासेस में अगर डिलीवर नहीं करेंगे बात हमारे ऊपर आएगी। हम आवाज़ उठाते हैं कि फ़लाँ करप्ट अफसर है, इसको हटाएं, वो बैठा है। जब ये चीज़ें ऐसे रहेंगी, अभी आपने ताज़ी एक मिसाल देखी होगी कि पुलिस ने अभी कोई पिछले दिनों इन्होंने कोई रेड किया है किसी जगह पे, उन्होंने वर्दियों में रेड किया है। उनको शो कॉज दिए गए हैं कि आप वर्दियों में नहीं थे, रेड उन्होंने वर्दियों में किया है। एक डकैत को पकड़ते हुए कातिल पकड़ लिया है। कातिल पकड़ने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको अप्रिशिएट किया गया है कि आपने कातिल पकड़ा है। जो असल पकड़ने वाला नीचे वाला ASI, SI थे, उनको शो कॉज दे दिया। तो आप इसका क्या, किसको जिम्मेदार समझते हैं? किसने? मुझे बंदा कोई नहीं मिल रहा कि जो हमें पुलिस में इंसाफ दे। मैं एक केस लेके गया हूँ इनके पास कि एक बंदे एक डकैत पकड़ा है उन्होंने, किसी जगह पे डकैती हुई है, डकैत मोटरसाइकिल छोड़ के चले गए हैं। अच्छा, वो मोटरसाइकिल वहाँ का जो इंचार्ज था पुलिस का, उसने 35,000 में वो मोटरसाइकिल डाकुओं को वापस कर दिया है। उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। जब आपको निशानदेही करें कि ये करप्शन है और उस पर आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये बताएं कि करप्शन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? करप्शन में तो इजाफा होगा। देखें, मैं पहले मासेस का जिम्मेदार हूँ, मुझे गरीबों ने वोट दिया है। अगर मैं गरीब को डिलीवर नहीं करता और मैं निशानदेही नहीं करता कि ये करप्ट है, इसको चेंज करें, तो इसका मतलब है मैं मुजरिम हूँ। मैं निशानदेही कर रहा हूँ, आगे उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, मेरा अल्लाह इसका उनसे बदला लेगा या वो खुद जवाब दें। अच्छा, आप वो MNA जो कि खुल के बात करते हैं और कई बार आपसे नाराजगी शोकाज तक बातें होती हैं आपके खिलाफ, तो ये सारी नाराजगी का सिलसिला जारी रहेगा कि आप इस तरह बोलते रहेंगे तो आप पे, आपकी पार्टी आपके खिलाफ कोई मजीद एक्शन भी ले सकती है? सर, मैंने जो बातें इमरान खान को बताई, मैं उसे आज सलाम पेश करता हूँ कि वो मुझे वज़ीर आला साहब के पास ले गए, मेरा हाथ पकड़ के वज़ीर आला के हाथ में दिया कि ये सच्चा और खरा आदमी है, इसकी बातें सुनो और इनके मसाइल हल करो। और वज़ीर आला ने मेरे 70% मसाइल हल किए। मुझे उन्होंने इंतज़ामिया में इज़्ज़त दिलवाई। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। मैं हर वक्त शिकायतें करने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरा काम, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरे हल्के में मेरिट दें, पुलिस मुझे मेरिट दे, मुझे रेवेन्यू मेरिट दे। इस वक्त रेवेन्यू के जो बंदे इन्होंने लगाए हुए हैं और जितनी करप्शन हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। गरीबों से लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। कोरोना के दौरान पिछले जो इनके वो कमीशन आते रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपए कमाए गए हैं, उस पर एक्शन नहीं हो। उनको सपोर्ट कौन कर रहा होगा? सपोर्ट हमारे ही जो बड़े लोग हैं, उन्होंने उनको सिफारिशें करके उनको लगवाया है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बड़े लोग उसमें से पैसे खाते हैं, नहीं, मैं किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। उनके जो सपोर्टर हैं, जो उनको लगवाते हैं, वो भत्ते लेते हैं। अच्छा, आपने ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से बात की और आपका ये गिला भी था कि ज़िले इंतज़ामिया आपके हल्के के लोगों की बात नहीं सुनती। वो जो जगह मिलनी चाहिए मीटिंग्स में, हमने देखा कि आप मीटिंग्स में आप मौजूद होते हैं डिप्टी कमिश्नर के साथ, कमिश्नर के साथ, लेकिन वो वाली चेहरे पे आपके वो खुशी या तासरात हम नहीं देखते। उस वक्त भी आप थोड़े से गुस्से में बैठे होते हैं, तो उसकी क्या रीज़न होती है? उस वक्त ऐसे था, जब मुझे वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला के साथ मिलाया, उस वक्त के बाद से मेरे इंतज़ामिया से मैटर्स रिजॉल्व हो गए। इंतज़ामिया मुझे लुक आफ्टर कर रही है, मेरे काम भी कर रही है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन असल जो चीज़ें थीं, मुझे दुख इस बात का था कि एक ही हल्के में आपने सारे चेयरमैन दे दिए।
यानी कि जितने भी चेयरमैन बनाए वो आपने एक ही एमएनए के हल्के में दे दिए, हम अपने लोगों को क्या जवाब दिए। अब आपने जितने भी यहाँ पे एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है, वो एक ही हल्के से बना दिए। मार्केट कमेटी देख लें, एमपी देख अच्छा, लें, PSA, वासा, सारा कुछ। अब बताएं हम लोगों को क्या जवाब दे। अच्छा, वो मुझे कहते हैं कि आप फलां लीडर के खिलाफ बोलते हैं। देखिए, मैं हर लीडर की इज्जत करता हूँ, मेरे लिए सब काबिल इज्जत है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता। देखिए, हम जब एमएनए बने हैं, 6 एमएनए हम बने हैं, तो हमारा छठा हिस्सा तो है, तो छठा हिस्सा में ये सारा एक हल्का लेके जा रहा है, बाकी 5 तो नहीं बोलते, वो नहीं बोलते, वो कहते हैं जी हमने किसी से कोई किसी को वो बुरा नहीं बनना, ना बने बुरे। मैंने धरने से टिकट ली, मैंने गरीब आवाम से डायरेक्ट वोट के लेके टिकट ली। अब मैंने गरीब को डिलीवर करना है, गरीब मुझे कहता है डिलीवर करो, मैं कहता हूँ जी सारे चेयरमैन वो बना रहे हैं, सारी नौकरियां वो ले रहे हैं, सारे काम वो फंड्स वो ले रहे हैं। अभी 6 करोड़ का फंड आया है, उसमें से हमें 1 रुपया नहीं मिला। फंड्स के हवाले से पहले भी गिला था कि वो 2 हल्कों में चला गया फंड्स, आपके हल्के का फंड्स भी वहाँ मुंतकिल हो गया। तो ये फंड्स जब नहीं आएंगे, जब आपके गली मोहल्ले के मसाइल वर्कर्स के या आवाम के हल नहीं होंगे, तो अगला इलेक्शन तो आपके लिए मुश्किल होगा। सर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के फंड्स में इस वक्त हमें सही हिस्सा मिला है। पिछली दफ़ा शोर मचाने की वजह से अब इंतज़ामिया ने मुझे सही हिस्सा दिया है। अभी मुझे पता चला था कि कोई पब्लिक हेल्थ के फंड्स हैं जिसमें एमएनएज़ को कोई हिस्सा नहीं दिया जा रहा। उसके अलावा कोई फंड्स आए हैं 6 करोड़ के, कोई और 6 अरब के फंड्स आए हैं कोई, जिसमें मैंने अभी लिस्ट एक आई है तो उसका मुझे अभी पूरा पता नहीं है, उसमें भी हमें कोई हिस्सा नहीं दिया गया। तो वो मैं जब निशानदेही करता हूँ ना, अब मुझे उसका हल वो दे देते हैं। मतलब उनको पता है कि एमएसएन आ जाएगा। हाँ, अब मैं देखें, मैं किसी के शिकायत नहीं कर रहा, जो मेरे से तामुन करते हैं मैं कहता हूँ जी मैं खुश हूँ, मैंने डिलीवर करना है गरीब को। अब अगर मैं डिलीवर नहीं करता, मैं उन्हें कैसे स्पेस। मजबूरी तौर पर 2.5 साल का अरसा हो चुका है तकरीबन। इस 2.5 साल के अरसे में आपने पीटीआई के जो उस पर आपने प्लेटफॉर्म पे जो वादे अवाम के साथ किए थे, तो आवाम अभी भी उम्मीद कर रही है कि कोई अभी भी हल्की सी उम्मीद मौजूद है, इतनी महंगाई के बावजूद भी। तो क्या समझते हैं कि अगले 2.5 साल में जो मसाइल हैं वो हल हो पाएंगे? सर, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि ये 22 साल का गंद है। 22 साल का गंद जो है ये 5 साल में ही साफ होगा। ये जो आप कह रहे हैं ना डिलीवरी के बाद, देखें, हम इमरान खान वज़ीर आला, हम पूरी तगो-दो के साथ दिन रात लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये जो कोरोना आ गया है, इसकी वजह से हमारी स्पीड स्लो हो गई है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप ये देखेंगे कि 5 साल में हम इतना डिलीवर कर जाएंगे जो पिछले 22 साल में डिलीवर नहीं हुआ। मैं आपको पूरे दावे से ये कह रहा हूँ, इमरान खान एक ऑनेस्ट लीडर है, उसके इर्द गिर्द साजिशों के जाल हैं। इमरान खान का मैं कहता होता हूँ कि जिस तरह अर्तुगरुल जितनी साजिशें होती थी ना, अल्लाह ताला आखिर में उसे कामयाब करेगा। इमरान खान को अल्लाह ताला आखिर में कामयाब करेगा और इन 5 साल के आखिर में आप देखेंगे पाकिस्तान नया पाकिस्तान बन चुका होगा, डेवलपमेंट्स हो गई होंगी, महंगाई कम हो गई होगी, CPEC बन चुका होगा। आप देखेंगे कि इतनी तरक्की होगी इस पाकिस्तान की जो 22 साल में नहीं हुई। आपको उम्मीद है कि अगले जो 2.5 साल हैं उसमें जो पाकिस्तान के उसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं वो कम होंगे? हम ब्रेक के बाद PDM के जलसे के हवाले से बात करेंगे, मज़ीद जलसे भी होने जा रहे हैं, मुल्क की सियासत के हवाले से और कोरोना के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मलिक अहमद हुसैन डेयर से, PDM ने मुल्तान में जलसा किया, काफ़ी माहौल में गर्मा गर्मी रही। हम उस हवाले से भी उनसे जानते हैं और मज़ीद भी PDM ने जलसे करने का ऐलान किया है। क्या सियासत में होने जा रहा है वो उसके हवाले से क्या कहते हैं, मलिक साहब बताइएगा। PDM ने मुल्तान में जलसा किया, एक सियासी एंट्री हुई, मरियम नवाज़ आई, आसफा भुट्टो आई, मौलाना फजलुर रहमान आए, जहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस हवाले से मेज़बान थे। इस सारा जो जलसा हुआ, इस पर आप क्या समझते हैं, जो हुकूमत ने किया और जो जलसा हुआ, किस हद तक समझते हैं कि हुकूमत दबाव का शिकार थी? मेरा सवाल ये है कि जलसा कहाँ पे हुआ? घंटा घर चौक में हुआ। घंटा घर चौक वो जगह है कि हम यहाँ इस वक्त 4 बंदे मौजूद हैं, हम 4 बंदे चल के घंटा घर की स्टेज के ऊपर तकरीर करते हैं। अगर PDM से बड़ा जलसा ना हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। घंटा घर में सिर्फ आप गाड़ी रोक देना तो वो एक ऐसा चौक है, वहाँ पे इतने बंदे इकट्ठे हो जाते हैं कि जो वहाँ पे शॉपिंग करने आए होते हैं ना,
उनका इतना रश लग जाता है। देखें, पीडीएम का ये जलसा शायद नाकामी का सबसे बड़ा जलसा था, मैं इसे नाकाम जलसा कहूँगा। देख, बात ये है कि दुख मुझे इस बात का है कि मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मैं आज भी फ़ैन हूँ। उनकी बेटी पहली दफ़ा मुल्तान आई, जो उनके इंतज़ाम करने वाले थे उनके ऊपर इतना दुख है कि उन्होंने, वो लोग जो शॉपिंग करने आए थे घंटे घर में, उनके ऊपर एक आर्जी सा स्टेज लगवा के इन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं, इस मुल्क से अरबों रुपए कमाए हैं इन्होंने, और एक स्टेज तक नहीं बना सके। दूसरे नंबर पे स्टेडियम जब खोल दिया गया तो ये वहाँ घंटे घर क्यों खड़े हुए, स्टेडियम क्यों नहीं गए? इसलिए कि इनके पास बंदे नहीं थे। मुल्तान में या पीटीआई के, मुल्तान अंदरून में या पीटीआई के बंदे हैं या नून लीग के बंदे हैं। नून लीग और पीटीआई के, पीपल्स पार्टी का वहाँ कोई वजूद नहीं है। अगर ये नून लीग को मेज़बानी दे देते ना तो इससे अच्छा जलसा हो जाता। मेरी इस हवाले से बात हुई अली मूसा गिलानी से। वो ये कहते हैं कि जब आप कारकुनान को घरों से उठाएंगे, जब गली मोहल्लों से यूसरी कौंसलर जैसे लोगों को भी उठा लिया जाएगा, और अली कासिम गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया जो स्टेज के ऑर्गेनाइज़र थे, तो कंटेनर लगा दिए गए, जब हुकूमत मोबाइल सर्विस बंद कर देगी, इतनी रुकावटें होंगी तो इतने ही लोग आएंगे। आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि अगर आपके मुकाबिल एमएनए डोगर साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए तो आप थानों में ज़बरदस्ती जाके गिरफ्तारी दें या जाके ताले तोड़ें, ज़बरदस्ती हमें गिरफ्तार कर लें, ये कैसी सियासत है? आप ज़ोर ताले तोड़ने पे ना लगाएं, आप बंदे इकट्ठे करने पे लगाएं। बंदे आपको मिलते नहीं हैं जलसे के लिए। आप कहते हैं कि जी हम क्रेडिट लेंगे, किस चीज़ का क्रेडिट लेंगे? देखें, सारी कार्रवाई का रिजल्ट किस पे निकलता है कि जलसा कहाँ हुआ? घंटे घर में हुआ। हम पॉलिटिकल लोग हैं, जब हम पॉलिटिकल मीटिंग्स पीपल्स पार्टी में किया करते थे, वो कहते थे आजकल हालात नहीं है, जलसा नहीं बन सकता, वो कहते थे घंटे घर में जाके खड़े हो जाएं, बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, शॉपिंग करने वाले बंदे आ जाएंगे, वहाँ गुजरने वाले बंदे आ जाएंगे। घंटे घर में जलसे का क्या मतलब है कि जी इनके से बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे, ये फेल हो गए, उसको ये जलसा कहते हैं? अच्छा, अगर यहाँ स्टेडियम में मना था तो ये शहर से बाहर किसी जगह पे, खुली जगह पे कर लेते, ये बिहाड़ी वाले स्टेडियम में कर लेते, कहीं भी बंदे इकट्ठे किए जा सकते थे। बात यह है कि इन्होंने ना सिर्फ आसफा भुट्टो, पहली तकरीर थी उनकी, आसफा भुट्टो का ये शान नहीं था कि चंद बंदों के आगे ये तकरीर घंटे घर चौक में करवाई जाती, उनके लिए बहुत बड़ा जलसा अरेंज करना चाहिए था। और मुझे शर्म आ रही है कि पीटीआई की ये क़यादत एक बंदे को 5-5 उसके बेटे को जब टिकटें देंगे ना पीपल पार्टी वाले, तो यही असर होगा इनका। अच्छा। मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि इन्होंने सिर्फ अवाम से धोखा नहीं किया। अभी तो मैं आपको इसकी बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कोरोना का भी बताता हूँ। इन्होंने नून लीग से भी धोखा किया है। आप देखें, जब मरियम की वो आई, मरियम की तकरीर आई, उस वक्त लाइट नहीं थी, इन्होंने पीछे से लाइटें बंद करवा दी। जब इनकी तकरीरें आई, लाइट जल गई। इन्होंने ऐसे धोखे किए, आप सोच नहीं सकते। मैं इनके साथ रहा हूँ। ये जो सारा सिलसिला चलता रहा, आप समझते हैं कि गिरफ्तारियां फरमाइशी थी, लेकिन गिरफ्तारियां हुई तो सही, मोबाइल सर्विस बंद हुई, कंटेनर लगे। इसमें मैं पूछना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि पीटीआई के जो एमपीएज हैं मकामी, या जिस तरह आप एमएनए हैं, तो आप लोगों को मुशावरत में लिया गया था कि हम इस पैमाने पर इस जलसे को रोकने के लिए जा रहे हैं। आप इस सवाल से क्या समझते हैं? सर, जलसे का तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ। जलसे को तो हम तो ये, इंतजामिया ने आपसे कोई मुशावरत की? कोई इंतजामिया नहीं मुशावरत की। बात यह है कि जिन पुलिस वालों ने इनके साथ तामुन करके गिरफ्तारियां की हैं, उनको वैसे ही चेंज कर दिया गया है। ये स्टोरियां आप छोड़ दें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सफारशी गिरफ्तारियां जो है ना, हम तो गिरफ्तारी वाले हैं ही नहीं। सफारशी गिरफ्तारियां जो हैं वो सिर्फ ये था कि डोगर हो गया तो हमें भी करें, इन बातों में ना जाएं। मैं उनको कोई अहमियत ही नहीं समझता। अल्लाह की मेहरबानी से ये वो गुजरा हुआ कल है, वो अपनी पॉलिटिक्स ख़त्म कर चुके हैं। अब जितनी उन्होंने करप्शन की है, अपनी पॉलिटिक्स वो हज स्कैम में और एफिड्रीन में ख़त्म कर चुके हैं। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, एक इंसानियत होती है। सबसे ज़्यादा हमें अपने वोटरों से मोहब्बत होती है, उनकी जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। आज की तारीख में आप मुझे इस बात के ऊपर अपने ईमान से बताएं कि वेंटिलेटर ख़त्म हो चुके हैं मुल्तान में? निश्तर पैक है। और निश्तर में सबसे बड़ा निश्तर में था क्वारंटाइन सेंटर, पैक हो गया। ये किसने पैक कराया? मैं किसके ऊपर केस करूं आज? किसकी वजह से ये पैक हुआ है? अब जितने लोग मर रहे हैं उनकी बद्दुआएं किसको लगेंगी? पीडीएम को नहीं लगेंगी?
अब जितने लोग इसके बाद जिनको यहाँ पे हेल्थ की सहूलतें, कोरोना की फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, उसकी बद्दुआएं पीडीएम के इन लीडरों को नहीं मिलेंगी। ये वही लीडर हैं जो इस मुल्क के दुश्मन हैं। ये वही लीडर हैं जो कहते थे स्टेट विद इन स्टेट, कहते थे। ये इदारों के दुश्मन हैं, ये इस मुल्क की आवाम के दुश्मन है, ये इस मुल्क की गरीब के दुश्मन है। इन हालात में मजीद भी जलसे करने जा रहे हैं पीडीएम। लाहौर में जलसा कह रहे हैं तारीखी होगा। परेशानी क्या है, आप जरा आप बैक ऑफ द माइंड जाए ना, मतलब व्हाई दे आर सो मच डिस्टर्ब्ड, व्हाई दे आर डूइंग दीज थिंग्स। द एक्चुअल थिंग इज, मैं आपको सही बताना चाहता हूँ कि इनको परेशानी ये है कि मार्च में सेनेट का इलेक्शन हो रहा है हमारी पाइपलाइन में, और हमने अलहदा से इतनी अमेंडमेंट्स, इतने लॉज तैयार करके रख दिए हैं कि ये फरसूदा निज़ाम जो 22 साल चलता रहा है उसका सफाया हो जाएगा। अब गरीब को इंसाफ मिलेगा, इस मुल्क को तरक्की मिलेगी जब हमें सेनेट में अक्सरियत हो जाएगी। क्योंकि 2.5 साल हमारे कवानीन में, हमारे सिस्टम में, हमारी जो हम नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे, उसमें सेनेट के वोट हमारे रास्ते की रुकावट थे। 18वीं तरमीम भी शामिल हो सकती है। सर मैं पॉलिटिकल चीज़ों पे नहीं जाता, हम वो काम करेंगे जिसमें आवाम का फ़ायदा होगा। मैं 18वीं तरमीम का इशू बना के इनको एक और मौका एहतजाज का नहीं देना चाहता। अगर 18वीं तरमीम से गरीब आवाम को फ़ायदा होता है तो मैं उसकी फेवर करूंगा, नहीं तो आपको पता है कि मैं पार्टी में भी गलत काम की निशानदेही करता हूँ। लेकिन आज मैं आपको ये बता दूँ, देखें हम तो इंटरव्यू करके चले जाएंगे, हम तो उनके घंटे घर के जो चंद बंदे थे उसका बड़ा जलसा दिखा के मीडिया ने अपना हक अदा कर दिया, ये मीडिया ने भी जुल्म किया है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, जितने बंदे अब वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से, हॉस्पिटल में इलाज ना मिलने की वजह से मरेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका खून मैं, उसका लहू किसके गिरेबान पे तलाश करूं? उनके गिरेबानों को जो गिरफ्तारियां जानबूझ के देते थे, उनके गिरेबानों पर तलाश करूं जो कहते थे हम मेजबान हैं, हम मर जाएंगे, हम ये जलसा करवाएंगे, हम ये ताले तोड़ेंगे। किस लिए? इसलिए बंदे इकट्ठे करना चाहते थे कि लोगों को आज मौत के मुंह में धकेल दो। उन्हीं लोगों को तुमने अपने वजारत उज़्मा के दौर में करप्शन से मार दिया। उन्हीं लोगों को आपने वादा किया कि यहाँ हम सूबा बनाएंगे, वो नहीं बनाया, और आज उन्हीं लोगों को आज मौत के मुंह में धकेल दिया। इनके अपने मेरे बहुत ही प्यारे भाई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, नाजिम शाह साहब, वो हलाक हुए इस चीज़ में। उसके अलावा और रोज़ हर ख़ानदान में हलाकतें होती हैं। कल 10 डॉक्टर पूरे पाकिस्तान में वो हुए हैं, शहीद हुए हैं। तो ये क्या हो रहा है? खुदा के लिए बस कर दो, खुदा के लिए अपने इन मकासद के लिए इन इस्तेमाल ना करो, फिर भी इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम अक्सरियत ले लेंगे। ये जितनी भी साजिशें कर लें, हम कवानीन भी बनाएंगे, हम डिलीवर भी करेंगे, लेकिन ये जो गरीब आज मर रहा है कोरोना की वजह से, देखें ये खुद, मैं बात नहीं करना चाहता था, ये खुद जो है अपने फंक्शंस में जिस बंदे का कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव ना हो वो ना आए, पहले वो ईमेल के ऊपर वो भेजें, ठीक है? गरीब आदमी ये खुद अपने घरों में अकेले कमरों में रहते हैं। गरीब आदमी एक कमरे में 10-10 बंदे रहते हैं, वो कहाँ क्वारंटाइन करें उन्हें? हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, घरों में 10-10 बंदे रहते हैं। अगर किसी एक गरीब को हो जाए, पूरा घर गया। ये खानदानों के कातिल हैं। नाज़रीन, आपने जाना कि मलिक अहमद हुसैन डेयर का यही कहना है कि पीडीएम असल में मार्च के इलेक्शन में, जो कि सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, उसके हवाले से परेशान है, और उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की। हम अब जाएंगे ड्राइंग रूम में, वहाँ जाकर उनसे बात करेंगे और ये भी पूछेंगे कि ड्राइंग रूम की सियासत क्या होती है, पाकिस्तानी सियासत में, मुल्तान की सियासत में उसका कितना किरदार है। हम इसके बारे में बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए मलिक अहमद हुसैन डेयर से, और हम ब्रेक से पहले पीडीएम के जलसे के हवाले से बात कर रहे थे। अब हम मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, उसके हवाले से, तंजीम साजी के हवाले से भी बात करेंगे और जो मसाइल हैं उनके हवाले से बात करेंगे। वैसा बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नारा था कि वो जो कारकुनान हैं
ओहदे उनको दिए जाएंगे। आपकी जो मकामी तंजीम है, आपके जो MP के उम्मीदवार थे वो ज़िले सदर हैं, तो उस सारी सूरत हाल पर आप मुतमिन हैं जो ओहदे दिए जा रहे हैं और जो सूरत हाल है आप लोगों के इत्मीनान में लिया जाता है? पीपल्स पार्टी में था तो मैं डिवीजनल प्रेसिडेंट था। उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुझ पर बहुत एतमाद करती थी और मैंने साउथ पंजाब में जो भी टास्क होता था वो मुझे देती थी और मैंने ऐसा रिज़ल्ट दिया था जो वो मुझे खुद अवार्ड दिया था उन्होंने। जब से PTI में मैं आया हूँ तो मैं पार्टी पॉलिटिक्स में मुझे कोई ऐसी वो नहीं दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब जो कुछ वो कर रहे हैं, अगर मैं उनको बुरा कहूँ या अच्छा कहूँ, तो मैं पार्टी पॉलिटिक्स में मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। मैं इलेक्शनरी पॉलिटिक्स में हूँ। उसके बारे में कोई बात हो तो मुझे राय देनी चाहिए। वो जो भी कर रहे हैं उसमें पार्टी का फ़ायदा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हम उनकी हालत पे उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये तो जब वक्त आएगा पता चलेगा कि उससे पार्टी को डिलीवर किया है या पार्टी को तबाह किया है, ये वक्त बताएगा। तो इसलिए मेरा ये है नहीं कि मैं पार्टी पॉलिटिक्स पे बात करूं, क्योंकि मुझे ऐसी कोई जिम्मेदारी दी नहीं गई। उसकी कोई वजह समझ आई है अब तक आपको? वजह अगर आपको मैं सच बताऊं तो इनको अकोमोडेट इसलिए किया गया है कि मेरे हल्के से इनका ताल्लुक नहीं था। इनको यहाँ टिकट भी दी गई, इनको सदर भी बनाया गया है कि एक वक्त था जो शाहमूद कुरैशी साहब के मुकाबले में MNA के उम्मीदवार बन गए थे। अभी भी वैसे वो तो उस वक्त उम्मीदवार बन गए थे MNA के शाहमूद कुरैशी साहब के मुकाबले में, तो उन्होंने अपनी जान छुड़ा के हमारे गले डाला था। तो अब ये जो भी कर रहे हैं, जो भी करते हैं, ये करते रहें अपना काम। मेरा उनसे कोई मतलब इख्तलाफ नहीं है। मैंने देखें, मैं इमरान खान के मिशन पे चलना है। मैंने अर्तुगरुल की तरह अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, अल्लाह पे भरोसा करके गरीब को डिलीवर करना है। आप बार बार अर्तुगरुल का जिक्र करते हैं, तो उसको आप मुकम्मल तौर पर देख चुके हैं अर्तुगरुल? सर मैंने मुकम्मल देखा है और मैंने तो उससे मेरी लाइफ चेंज हो गई है। यकीन कर लें कि आपका एक नज़रिया दुरुस्त है। एक मैं मिसाल आपको देता हूँ कि हज़रत यूसुफ जो हैं जब जिंदान में थे, जेल में, तो कोई सिफारिश उनको जा रही थी, कोई लोग जा रहे थे वहाँ उस वक्त फरमा रवा को मिलने, तो उन्होंने कहा मेरी सिफारिश कर देना। तो बाद में बड़ा पछताए कि मैंने अल्लाह से क्यों नहीं कहा। तो वो फरिश्ता नाजिल हुआ, उन्होंने कहा आपने बड़ा पछताए हैं, आपने बड़ी माफ़ी मांगी, अब आप 1 साल सज़ा आपने दे के आपको रिहा होना था, अब 7 साल बाद रिहा हो गए। तो जो अल्लाह पे भरोसा ना करे तो वो नबियों को नहीं छोड़ता। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के भरोसे पे अब गुजारी है, अब गुजार रहा हूँ, सियासत कर रहा हूँ। मुझे किसी की, मैंने खान साहब से भी यही कहा है, वो मैं जब मिलता था तो मुझे कहते थे कि आप वजारत, इस दफ़ा आप मिले हो, आपने वजारत का क्यों जिक्र नहीं किया। मैंने कहा सर मुझे वजारत आपसे नहीं चाहिए, मैं तो अब अल्लाह पे भरोसा करता हूँ। मुझे जो कुछ चाहिए अल्लाह से चाहिए। मैं गरीब की खिदमत करूँगा, मैं गरीब के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करूँगा और गरीब को डिलीवर करूँगा। और इमरान खान का जो नज़रिया था कि रियासत मदीना, मैं वो अपने हल्के में बनाऊँगा इंशाअल्लाह, और मैं उस नज़रिए पे काम कर रहा हूँ और सियासत को इबादत समझ के कर रहा हूँ। किसी मुखालिफ को मैं ये नहीं सोचता कोई मेरी मुखालिफ है, सब मेरे भाई हैं। जब भी आप कोई ऐसी बात करते हैं, जब आप तनकीद, जब आपके मसाइल ज़्यादा होते हैं हल्के के हवाले से हों या बाकी जनूबी पंजाब के हवाले से थे, तो आपके खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन भी शुरू हो जाती है। तो आपको फील नहीं होता कि आप भी PTI के वर्कर हैं, आपने भी PTI का टिकट जिस तरह लिया और एक विक्ट्री के साथ यहाँ से आपने फतह हासिल की एक बड़े मार्जिन के साथ, तो फील नहीं होता कि जो दीगर हल्कों के कारकुनान हैं वो क्यों आपके खिलाफ हो जाते हैं, क्यों आपके खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाती है? सर अब मुझे ये बताएं, जहांगीर तरीन का क्या कसूर था? PTI की हुकूमत बनाने में अगर किसी का रोल है तो है जहांगीर तरीन, ये मानते हैं? कहें ना नहीं है। बिल्कुल। उसके साथ क्या हुआ है? तो हम तो ठीक फिर रहे हैं। हम तो, हमारे साथ क्या हो रहा है? हम ठीक फिर रहे हैं। जब एक बंदे ने सब कुछ किया है और आज लोगों ने उसको कहाँ बिठा दिया है, चीनी की कीमत वैसी की वैसी है या उससे बढ़ गई है, उससे ज़्यादा हो गई है, तो इसका मतलब है उसका कसूर नहीं था। अब मैं क्या बताऊं आपको? बात यह है, मैंने कहा मैं अल्लाह के रास्ते पे चल रहा हूं। आप समझते हैं कि जिस तरह जहांगीर तरीन को दीवार से लगाया गया, तो आप तो हल्के के MN हैं, तो आपको भी इसी तरह दीवार से लगाया जाए। देखें, जब एक बंदे की, देखें मैं एक बात कहता हूं, मैं आपको आज एक तारीख बताता हूं। 2002 की बात है, मेजॉरिटी मिली थी थोड़ी सी, 2008 की बात है, मेजॉरिटी मिली पीपल्स पार्टी को और किसी बंदे को टास्क दिया गया कि आप सूबे की हुकूमत बना लें, और उसने जितनी कोशिश की नून लीग ने हुकूमत बना ली, पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाई। फॉरवर्ड ब्लॉक बना, ठीक है। वही टास्क जहांगीर तरीन को मिला, उन्होंने सेंटर में भी बनवा दी, सूबे में भी बनवा दी। आज वो कहाँ है? उसका जिम्मेदार आप समझते हैं कि वो पार्टी में जो जिस तरह आप एक, सर ये साजिश है ना, कॉन्स्पिरेसी है। ये वही लोग हैं जो इमरान खान को भी कामयाब नहीं होने दे रहे।
ये वही लोग हैं जो इमरान खान को भी कामयाब नहीं हो, लेकिन इमरान खान कामयाब होगा। इमरान खान क्यों कामयाब होगा? इसलिए कि वो अर्तगुल है मेरा। आपने वैसे इमरान खान को आगाह किया कि कौन लोग हैं वो? सर देखें, मैं नहीं समझता कि मुझे इस बात की उन्हें कहने की ज़रूरत है, वो बहुत समझदार हैं। देखें, जिस बंदे का नज़रिया है कि मैंने रियासत मदीना बनानी है, मैंने सीधे रास्ते पे चलना है, जिसकी तवक्कल अल्लाह पे है, उसके खिलाफ जितनी भी साजिशें हों, एक दिन उसने कामयाब होना है, जैसे अर्तगुल होता था। ठीक है, तो मैंने वही ज़िंदगी का रास्ता अपनाया है। मैं राइट लेफ्ट नहीं देखता, मुखालिफ को नहीं देखता, मैं सिर्फ उस गरीब को डिलीवर करना मेरी सियासत है। उसके लिए पुलिस जुल्म करेगी, मैं बात करूंगा, इंतजामिया जुल्म करेगी, मैं सियासत। जब आप टिकट से पहले भी आप कहते थे कि मेरे हल्के में झूठी एफआईआर होती है, मेरे हल्के में लोगों को उठाया जाता है, तो अब ये कुछ सिलसिला काम हुआ है? जब भी सर बहुत कम हो गया है। मेरे हल्के में आप देख लें, मैं आपको झूठी एफआईआर नाम की नहीं है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे बताएं कौन सी झूठी एफआईआर हो रही है। और मेरा जो है मुजफ्फराबाद, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा ख़त्म हो गया है, लेकिन ये वक्त होता था कि पॉलिटिक्स जो बोसन थे या गिलानी थे, वो ये करते थे, अपने दोस्त को देख के पर्चा करा देते थे। मैं कहता हूँ देखो हक, मेरे मुखालिफ पे भी झूठा पर्चा ना हो, और मुझे अल्लाह इसी के बदले में अल्लाह ने। तो हल्के में कोई तरक्याती काम, कोई मेन प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं? सर मेन प्रोजेक्ट इससे बड़ा क्या होगा कि निश्तर 2 मेरे हल्के में बन रहा है। इससे बड़ा क्या होगा? मतीतल रोड मेरे हल्के में बन रहा है, सेक्रेटेरिएट मेरे हल्के में बन रहा है, और इसके अलावा हॉस्पिटल 1-2 बन रहे हैं शेरशाह में। अल्लाह की मेहरबानी से मेरे हल्के में इतना डेवलपमेंट का काम हो रहा है जो मुल्तान में कहीं भी नहीं हो रहा। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का, मैं नाशुक्रा नहीं हूँ। और मैं मासिस में जा रहा हूँ। मैंने आपको पता है, मैं आपकी अपनी तारीफ नहीं कर रहा, 15 करोड़ मुझे मिला, उसके मैं वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर्स के लिए मैंने दे दिया। वो यहाँ असम्बल होंगी, वॉइस कंट्रोल व्हील चेयर असम्बल होंगी, वजीर आला ने इफ्तिताह किया उसका। ब्रेल जो है, बरोल, यहाँ ब्रेल पढ़ने वाली जो ब्लाइंड है उनके लिए किताब नहीं है पढ़ने। मैं वहाँ पब्लिशिंग सेंटर यहाँ बनवा रहा हूँ ब्रेल का, जो कुरान मजीद ब्रेल के बनाएंगे। उसके अलावा गो केन है, एक वो केन है वाइट केन, जो आप एक ब्लाइंड आदमी जब जाएगा तो दीवार आएगी या पानी आएगी तो वाइब्रेट करेंगे। तो हम तो वो काम करें। अब मैं आगे हेल्थ हाउसेस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर आबादी में हेल्थ हाउसेस बनाए जाएं। फैमिली फोल्डर्स पे हम कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली फोल्डर्स बनाए। मैं अपने हल्के में डाटा इकट्ठा करूं हेल्थ का। मैं तो इस तरह के काम, टेक्निकल ट्रेनिंग पे मैं काम कर रहा हूं, मैं लोगों के छोटे कारोबार कराने पे काम कर रहा हूं। मुझे तो नशा है गरीबों के काम करने का, और उसके लिए मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। अच्छा, लास्ट में मैं एक मैसेज आखिर में देना चाहूँगा। मैसेज भी आपसे लेंगे, लेकिन लास्ट में ये जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जिस तरह से आप आवाज़ उठाते हैं, जिस तरह से आप राइट्स की बात करते हैं, इख्तलाफात भी आपकी पार्टी में होते हैं, तो अगले इलेक्शन में आपके मुखालफिन कहते हैं कि आप हमारे साथ में भी ना हो, तो आप पार्टी को सरप्राइज़ देंगे या पार्टी आपको सरप्राइज़ दे सकती है? ये जो बातें हैं ना करने वाले, ये मेरे खिलाफ आज से बातें नहीं कर रहे, ये शुरू से कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि इमरान खान जैसा लीडर ना आया है ना आएगा। इमरान खान अगर मुझे कल को टिकट दे, टिकट ना दे, मुझे वजारत दे, वजारत ना दे, मैं आपको मीडिया पे कह रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह इमरान खान को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कि इमरान खान मेरा अर्तगुल है। इमरान खान को मेरे बारे में इमरान खान को लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इमरान खान जैसा लीडर पैदा ही नहीं हो सकता और दोबारा आ भी नहीं सकता। लास्ट में हल्के की आवाम को, उसके अलावा जनूबी पंजाब की आवाम को, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहिए? मैं सर एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इखलाकी पस्तियों में इतना गिर चुके हैं कि मैंने एक ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे यहाँ अगर बच्चे को कोरोना हो जाए तो माँ उसके सर पे बैठती है। माँ कभी ये नहीं देखती कि मेरे बच्चे को कोरोना हो गया तो मुझे कोरोना होगा तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि अगर माँ को कोरोना हो जाए तो हम बतौर औलाद उसे छोड़ देते हैं। जब 70-80 साल की माँ को या बाप को कोरोना होता है तो वो उसके पास अगर कोई नहीं बैठता, उसको लुक आफ्टर नहीं करता, तो आधी वो वहीं मर जाएगी। तो मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें ये ज़िंदगी दी है, अगर वो हमें कोरोना हो जाए तो वो अपनी जान दाव पे लगा देती है। तो अगर किसी के माँ बाप को कोरोना हो तो खुदा के लिए उस माँ बाप को अकेला ना छोड़ना, और जब तुम उसको अकेला नहीं छोड़ोगे तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। और अगर तुम्हें उसके खिदमत में मौत आ जाती है, खुदा की कसम वो शहादत से ऊपर मौत है, और जिसको शहादत की मौत आ गई वो हमेशा ज़िंदा रहता है, वो मरता नहीं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना और इस हवाले से
उन्होंने आखिर में अखलाकी रवैयों की भी बात की और ये सबसे अहम है हमारे माशरे में जो हमारे वालिदैन हैं उनकी इज़्ज़त इकराम और उनका ख्याल रखना। PTM के जलसे के हवाले से आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी, जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू सुनी और उसके साथ साथ जो पार्टी इख्तलाफात हैं उन पर खुल के राय दी। आज के प्रोग्राम में आपने ये सब कुछ जाना। हम मज़ीद भी इस तरह बात करते रहेंगे और आने वाले दिनों में मज़ीद टॉपिक्स पे इस तरह गुफ्तगू होगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।